हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति सोनी भंडारी और आप देख रहे हैं ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12। बच्चे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 100% सिलेबस कंप्लीट किया है। आपको समझा के, कंसेप्चुअल नॉलेज दे के, लर्न करवा के एग्जाम में किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान पे टाइम पे समझा रही हूँ। प्लस मेमोरी टेक्निक के साथ आपको सारे लेक्चर, सारे आंसर लर्न करवा के दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरे लेक्चर के एंड तक बने रहना है। एंड वन मोर गुड न्यूज की इस लेक्चर के एंड में मैं आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 वापस से रिवाइज करवा के भी देने वाली हूँ। ठीक है मैम, पूरा चैप्टर 1, यस पूरा चैप्टर 1 हार्डली 5 to 6 मिनट्स में। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करें हम लोग। अब तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लिया कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है तो भी आप ये पैराग्राफ लिख सकते हो, स्कोप ऑफ माइक्रो पूछा है तो भी लिख सकते हो। मैम क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है माइक्रो एंड मैक्रो का, दे वर कॉइन्ड बाय द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट एंड हम लोग उन्हीं के बारे में ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि नॉर्वेजियन को तो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिली थी। उन्होंने कुछ मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज किया था। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है और पूरे लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी करने को मैक्रो बोला जाता है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हिस्टोरिकल रिव्यू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका स्कोप। ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में क्या क्या चीजें आती है, उनका स्कोप क्या है। और फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स देखा था, जो एक शॉर्ट मेमोरी टेक्निक से पूरा फीचर्स लर्न हो जाता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो चैप्टर में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट वाला, वो पैराग्राफ लिख लेना। उसके बाद में आप ये हेडिंग चेंज करके मीनिंग, इसको मीनिंग कर दीजिए और मीनिंग में आप ये वाला पार्ट लिख लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करता है। ठीक है, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इंडिया की एम्प्लॉयमेंट कितनी है, पूरी इंडिया की इनकम कितनी है, पूरे इंडिया में कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरे इंडिया में सेविंग्स कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और वो इन्वेस्टमेंट से लोग कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑलराइट मैम, ये आपने तो हमें समझा दिया, बट ये लर्न कैसे होगा? बच्चे एक तो देखो बहुत इजी है और फिर भी आपको मैं लर्न करवाने के लिए एक छोटी सी टेक्निक देती हूँ। अगर ध्यान से सुनना, अगर जॉब होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा तो हम इनकम कमाएंगे तो कंजम्पशन करेंगे, कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ कंज्यूम करने के बाद में जो बच गया पैसा है उसे हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। जो सेविंग्स है, जब वो सेविंग धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तो हम उसे एक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और हम उसे या तो हम किसी शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में या फिर हम लोग बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देंगे और उस इन्वेस्टमेंट से हम फाइनली वो पैसा यूज करके हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन के लिए वो पैसा यूज करेंगे एंड प्रोडक्शन के लिए पैसा यूज करने के बाद में आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल आउटपुट। ठीक है, तो दस इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। आपने ऊपर देखा कि हम पूरे इकोनॉमी एज एन होल की बात कर रहे हैं कि टोटल इकोनॉमी में हमारे एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल नेशनल इनकम कितना है, टोटल इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितने गुड्स का कंजम्पशन हुआ है, भाई टोटल इंडिया लेवल पे पूरी सेविंग्स कितनी है, इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। समझ में आ रही है चीजें? चलो जी, उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर कार्ल शार्पियो की डेफिनेशन, जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना, उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा है, जुलाई 2018, मार्च 2014। बच्चे मैंने यहाँ पे आपको ये भी डाला है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से अटेम्प्ट में पूछा है। ठीक है, तो चिंता मत करो।
फुल फ्लेज कंप्लीट नोट्स है ये, आप लोग प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो, कुछ 4-5 पेजेस में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा खासा आप लोग घूम घूम के घर में जोर जोर से बोल के पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो फॉलोइंग चार्ट है ये आइडिया देता है हमें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमें आंसर पता है, स्कोप पता है, बट डायरेक्टली आंसर शुरू मत कर देना, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। इस तरह की जो फोकट वाली लाइंस है, इस तरह की जो स्माइली वाली लाइंस है बेटा, इस ये लाइंस यूज करके आप अपने आंसर्स का अच्छी तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो हमें करना है, ठीक है, अगर हमें 90% के ऊपर अचीव करना है तो। चलिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा एग्रीगेट का स्टडी करता है यहाँ पे, तो इसका स्कोप भी होगा पूरे इंडिया लेवल की बातें करना। इंडिया में इनकम, ठीक है, पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन का एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जनरल प्राइस लेवल कितना है, इन्फ्लेशन महंगाई कितनी है, तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया का मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई किस तरह से जो पैसा कमाया है, उस जो नेशनल इनकम है उसमें से कितना रेंट गया, कितना इंटरेस्ट गया, कितना वेजेस गया, कितना प्रॉफिट गया, लोगों तक किस तरह से लोगों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो इट इज नोन एज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जी, तो फर्स्ट क्या था हमारा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि नेशनल इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का शेयर कितना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जॉब है, हमने एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जॉब है, तो हम लोग इनकम कमा रहे हैं। इनकम के बाद में हम लोग कुछ चीजें खर्चा करेंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ पैसा बच जाएगा, उसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इसे ही बिजनेस साइकिल बोला जाता है। इसे ही बिजनेस साइकिल बोला जाता है। पूरे बिजनेस में अगर हम बिजनेस साइकिल्स की बात करें तो कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ गुड्स का कंजम्पशन होगा, कुछ गुड्स का इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है, लर्न हो रहा है बच्चे मेरे साथ में। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट में था मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इसे ही बोला जाता है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। चलिए जी, अब अंदर का कंटेंट में आते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी क्या बताती है आपको पता है, कि कौन से फैक्टर्स जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं, और क्या कारण है कि वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस होता है हमारी इकोनॉमी में। बहुत ही सिंपल है। which factors determine the level of national income and employment, पूरे इंडिया का, पूरे नेशनल का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in it, और कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण उनमें फ्लक्चुएशंस होता है। ये लाइन भी आप इस तरह से बोल दीजिए, जैसे स्माइली वाली लाइन है, ठीक है। स्माइल करते हुए ये लाइन सब में लिख के आ सकते हो, सारे थ्योरीज में लिख के आ सकते हो। मैम कैसे, आ जाए इधर। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इनकम इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, which factors determine the level of general price level, which factors determine the general price level and inflation, and what causes the fluctuations in it। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैम कैसे यूज करना है, which factors determine the growth and development, and what causes fluctuations in it। समझ में आ रहा है, ऑल राइट। तो चलो, हमने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। टू अंडरस्टैंड हाउ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कि किस तरह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होती है, एंड वी हैव टू स्टडी कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इसे ही थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। इजी है, जो ऊपर पढ़ा है, ऊपर का जो हमने फ्लोचार्ट देखा है वही है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन में हमने क्या देखा, कि क्या
हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइंड होती है। मैम जनरल प्राइस लेवल क्या होता है बच्चे, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, सारे कमोडिटीज जो भी आपके इंडिया में जो भी कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, आप वो सारी कमोडिटीज का एवरेज प्राइसेस कर लो, वो सारे कमोडिटीज का आप एवरेज प्राइस निकाल लो। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके इंडिया में सिर्फ 10 ही कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो 10 कमोडिटी की प्राइसेस का एवरेज निकाल लो, वो हो गया आपका जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल कैसे निकालते हैं वो समझ में आएगा, क्या होता है जनरल प्राइस लेवल। ओके, तो हाउ किस तरह से जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन किया जाता है, एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट, एंड दिस थ्योरी इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एंड ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के सारे प्रॉब्लम्स को समझ के लेती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इट कंसिस्ट द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन स्माइली वाली लाइन है, मेन यहाँ पे क्या लाइन है कि क्या कॉजेज है अंडर डेवलपमेंट के। अरे इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वहां पे ये नहीं लिखोगे कि क्या कारण है अंडर डेवलपमेंट का हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में अंडर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, और क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग बनाएंगे कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये हमेशा बढ़ती जाए, इकोनॉमी का हमेशा ग्रोथ डेवलपमेंट होता जाए, क्या स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, व्हाट कॉजेज द अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड सजेस्ट द स्ट्रैटेजीज, और ये थ्योरी क्या करती है, ये सजेस्ट करती है स्ट्रैटेजीज जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता जाए। समझ में आ रहा है। एंड लास्ट में हमने पढ़ा मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रवीप इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में रेंट का कितना शेयर है, नेशनल इनकम में वेजेस का कितना शेयर है, नेशनल इनकम में इंटरेस्ट का कितना शेयर है, एंड प्रॉफिट का कितना शेयर है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, और हमारा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बच्चे ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे मार्च 2019, 18, 17, जुलाई 17 नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल राइट। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला वाला पॉइंट क्या है, देखो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स से फीचर्स मतलब हम लोग यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल की स्टडी करते हैं तो सारे पॉइंट्स वैसे ही होंगे, लास्ट में शॉर्टकट देखेंगे, लास्ट में हम लोग लर्न करेंगे, पहले एक बार समझ के लेते हैं। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, पूरे अग्रीगेट्स की स्टडी करने को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करना। इट इज कंसर्न विद द अग्रीगेट कंसेप्ट्स, समझ में आ रहा है, पूरे अग्रीगेट कंसेप्ट्स की एक साथ स्टडी करने को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जहां पे हम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट, पहले जॉब होगी, फिर इनकम होगा, फिर कंजम्पशन होगा, फिर हम लोग कुछ पैसा खर्च करके कंज्यूम करेंगे, कुछ पैसा बच जाएगा तो हम लोग टोटल सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे बाद में, और फिर हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो पैसा वो इन्वेस्टमेंट यूज करके ही हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। हुआ लर्न? ठीक। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी मैम, अरे बाबा अभी तो पढ़ा आपने, देखो इधर ऊपर आओ फटाफट से, यहाँ पे क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज एन इनकम थ्योरी, वही तो कंसेप्ट है। इट स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, उसके एलिमेंट्स, जीडीपी क्या है, इंडिया का जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। It deals with the aggregate demand, total demand and total supply, and explain the causes of fluctuations in the national income, और किस वजह से नेशनल इनकम में, पूरे इंडिया के इनकम में फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, इकोनॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब
इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज अग्रीगेट्स। हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, हम वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज अग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, और उनका आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। मैम कैसे? बच्चे देखो, आपकी बुक में एक फॉर्मूला है कि डिमांड ऑफ एक्स क्या है, एक कमोडिटी है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज, इसका फंक्शनल रिलेशनशिप है ऑफ अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ऐसा। सिमिलरली सप्लाई का भी फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस से। इसका मतलब अगर डिमांड अगर बढ़ रही है, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से लीजिए कि अगर प्राइसेस बढ़ रही है, अगर ये गुड्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो हम इसकी डिमांड कम कर देंगे, और अगर इस गुड्स की प्राइसेस कम होती जा रही है तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो डिमांड और प्राइस में फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक इसी तरह से सप्लाई और प्राइस में भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, देखो माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो का फीचर्स क्या था, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हम लोग मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस दोनों की साथ में एनालिसिस कर रहे हैं, बट माइक्रो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिमांड की एनालिसिस करते थे, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की एनालिसिस करने के लिए हम लोग माइक्रो बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, इस कमोडिटी की डिमांड कितनी हो रही है और इस कमोडिटी का सप्लाई, ये दोनों फैक्टर साथ में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो, ठीक है। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, क्या प्राइस है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं एक साथ। लेकिन माइक्रो में सिर्फ और सिर्फ डिमांड एनालिसिस की स्टडी करना, फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की स्टडी करना, फिर सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एनालिसिस की स्टडी करना, इसलिए हम लोग वहां पे बोलते थे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिमांड, सप्लाई, प्राइस ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। समझा? लर्न हो रहा है साथ में? ऑलराइट, चलो फोर्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। सारे पूरे इंडिया में, ठीक है, जब हम पूरे इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो सारे इकोनॉमिक के जो भी वेरिएबल्स है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब बेटा ये क्या था जो अभी हमने पढ़ा, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये जो भी पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स ही तो है, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। तो ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। अब वो कैसे? जॉब नहीं होगी तो इनकम नहीं होगा, बराबर है ना। पहले जॉब करके तभी तो कुछ पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तभी तो कंज्यूम करोगे, सेविंग करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जब पैसा सेविंग थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर आप जाके वो गुड्स, वो सेविंग को इन्वेस्ट कर दोगे, और फिर बाद में आप वो इन्वेस्टमेंट को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करोगे, आउटपुट जनरेट करोगे। अगर जॉब नहीं तो नेशनल इनकम नहीं, इनकम नहीं तो कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन नहीं तो सेविंग्स नहीं, सारी चीजें इंटरडिपेंडेंस है। चलिए आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। अरे बाबा, अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है तो इसका मतलब यही है कि लोगों के पास में इनकम कम हो गई है। लॉकडाउन का टाइम सारी चीजें बंद थी, ठीक है, जॉब से लोगों को निकाला जा रहा था, इसका मतलब यही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस हुआ, इसका मतलब लोगों के पास में इनकम, लेवल ऑफ इनकम में भी चेंजेस हुआ। अगर इनकम में चेंजेस हुआ तो लोग खर्चा कम करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, आउटपुट कम जनरेट करेंगे, विच विल इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और फाइनली इकोनॉमी के ग्रोथ में चेंजेस आएगी। समझ में आ रहा है? और इसलिए लॉकडाउन का जो टाइम था एंड फिलहाल अभी भी इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत लो चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट है लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे ब्रेड को स्लाइसेस करके, पूरे ब्रेड का हमने यहाँ पे स्लाइसेस किया था, और स्लाइसेस करके, टुकड़े टुकड़े में करके, और फिर जाके हमने एक इंडिविजुअल पीस ऑफ ब्रेड की स्टडी किया था, एक इंडिविजुअल स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्टडी किया था। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे ब्रेड की स्टडी करते हैं, पूरे ब्रेड की।
हम पूरे लम्प्स की स्टडी करते हैं। वी डज नॉट स्प्लिट द होल इकोनॉमी, हम यहाँ पे इकोनॉमी को स्प्लिट नहीं करते, बट स्टडीज इन लम्प्स, हम पूरे लम्प में स्टडी करते हैं। वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इट्स पार्ट में स्टडी नहीं करते, पूरे एक साथ एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम पूरे जंगल की एक साथ स्टडी करते हैं, ना कि एक सिंगल ट्री की। किसने बोला? इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोफेसर बाउल्डिंग। ठीक है। 6 वाला पॉइंट है, इट इज द पॉलिसी ओरिएंटेड। मतलब पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब पूरे लार्ज एग्रीगेट्स, पूरे इंडिया लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो, पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करते हो कि पूरे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितनी है, क्या लेवल है नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है। पूरी इकोनॉमी में आप ये देख रहे हो कि जॉब कितनी है, ठीक है, लेवल क्या है टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और कुछ आपको अगर कम दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम है, तो आप उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाते हो, आप पॉलिसी बनाते हो। समझा? आप पूरी इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करते हो, और फिर अगर आपको कोई भी कमियां दिखती है तो आप उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाते हो। अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो आप उस तरह से पॉलिसीज बनाओगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी में टोटल एम्प्लॉयमेंट, जो लेवल है एम्प्लॉयमेंट का, वही बहुत कम हो गया है क्योंकि जॉब से निकाल दिया गया है कई लोगों को, ठीक है, लाखों लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, तो हम लोग उस हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे। तो इसलिए केन्स ने, अकॉर्डिंग टू केन्स, मतलब मेनार्ड केन्स, उन्होंने हमें क्या बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। अगर आपको पॉलिसी बनाना है पूरे इकोनॉमी लेवल में, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि किस तरह से पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, किस तरह से इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लोग जो नॉर्मल पब्लिक है वो चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, तो किस तरह से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। समझ में आ रहा है? तो दस इट इज नोन एज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। ये हमें किन्होंने बताया? मेनार्ड केन्स ने बताया। एंड योर 7th पॉइंट इज growth models. It is useful in developing growth models. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो किस लिए यूजफुल है? हम पूरी इकोनॉमी के एज एन होल स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रोथ मॉडल बना पाए। These growth models are used for studying economic development. एंड ये जो ग्रोथ मॉडल्स है इसकी स्टडी करना, ठीक है, ये यूजफुल है पूरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। पूरे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के ग्रोथ मॉडल्स की स्टडी करना यूजफुल है। ठीक है, ऑलराइट। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट और बताती हूँ बच्चे। इकोनॉमी का ग्रोथ और इकोनॉमी का डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक स्मॉलर कंसेप्ट है, ये एक नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा टर्म है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे इंडिया का हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप होगा, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप होगा, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम अगर बढ़ गई तो हम बोलेंगे, अगर आपकी इंडिया की इनकम बढ़ गई, पूरे नेशनल लेवल की इनकम बढ़ गई, जीडीपी जीएनपी बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक सेक्टर्स का ग्रोथ होना। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ग्रोथ मॉडल्स यहाँ पे यूज करते हैं फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐसे डिफरेंट वर्ड्स क्यों यूज किए उन्होंने? ऑलराइट, एग्जाम्पल महलनोबिस ग्रोथ मॉडल। अब ये क्या है मैम? देखो बेटा, 2 मिनट। प्रशांत चंद्र महलनोबिस, he was the great साइंटिस्ट। ये ग्रेट साइंटिस्ट थे एंड ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट नहीं, इट वाज नोन, ही वाज द ग्रेट स्टैटिशियन। स्पेलिंग कर लेना, ठीक है। He was the great scientist and great statistician. He was also known as the father of बोलो
अरे स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, पूरे इंडिया लेवल पे हम इंडिया का फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इन्हें। और इन्होंने हमें क्या बताया पता है क्या? इन्होंने हमें ये समझाया कि अगर आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है, अगर इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है और रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तभी आपके इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। इन्होंने हमें क्या बताया कि किसी इकोनॉमी की ग्रोथ इकोनॉमी के कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है। और कैपिटल फॉर्म कैसे होता है? जब वहां के लोग सेविंग्स करते हैं। अरे सेविंग्स होगी तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इतना 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 इतना, समझ में आ रहा है? पहले इतनी सेविंग्स थी, फिर इतनी भी, तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक, मालनोबिस जी ने हमें क्या बताया कि किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ उस इकोनॉमी के कैपिटल फॉर्मेशन पे और रियल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, तभी इकोनॉमी का नेशनल इनकम बढ़ेगा। समझा? राइट। अब यहाँ पे देखो, मालनोबिस फॉर एग्जाम्पल, मालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। अरे बाबा, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा तभी तो आप लोग बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह पे फोकस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज मतलब ये भी यही बता रहे हैं ना, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो बता रहा है। कैपिटल जो आपका रियल इन्वेस्टमेंट, आपने कैपिटल फॉर्म किया, बाद में आपने वो पैसे को इन्वेस्ट किया है हैवी इंडस्ट्रीज पे, बड़ी इंडस्ट्रीज पे। बड़ा इंडस्ट्रीज तो इकोनॉमी का ग्रोथ होना ही है ना। समझ में आ रहे हैं? ऑलराइट, चलो एक बार वापस से ग्रोथ मॉडल देखते हैं। इट इज यूजफुल इन डेवलप, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। यहाँ तक ठीक है। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैम यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, मालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, कि आप कैपिटल फॉर्मेशन करो और आप वो कैपिटल फॉर्मेशन को प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस क्यों होते हैं। एंड जनरल प्राइस इज द एवरेज ऑफ all the prices of goods and services currently being produced in the economy। मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। स्कोप में भी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन आया था, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, वहां पे भी मैंने आपको यही बताया कि जनरल प्राइस लेवल क्या है। तो जो भी कमोडिटी आपके इंडिया में है, मान लीजिए आपके हमारे यहाँ पे सिर्फ 10 ही कमोडिटी है, तो ये 10 कमोडिटी का एवरेज निकाल लो, सबका सम करो एंड डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, ठीक है। वो हो गया आपका जनरल प्राइस लेवल। ठीक, एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करें वापस से, क्या क्या पढ़ा। मैम ये सारी पॉइंट्स लर्न कैसे होंगे? सारी चीजें लर्न होंगी, भरोसा रखो, ठीक है। अंदर का कंटेंट भी लर्न होगा, बस एक बार अब आपको घर में जाके घर पे शांति से बैठ के रिवाइज करके और एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक है। चलो, इसका शॉर्ट कोड है बच्चे CGLPG2। एस से क्या है? बहुत इजी है, भरोसा मानो। एस से क्या है? स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स। आई से इनकम थ्योरी, फिर आई से आई नहीं है ना, फिर जी है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर आई से इंटरडिपेंडेंस, फिर एल से लंपिंग मेथड, फिर पी से बोलो प्राइस थ्योरी। पी से क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड। प्राइस थ्योरी यहां नहीं है बच्चे, प्राइस थ्योरी माइक्रो में है, मिक्स मत करना। पी से क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, मेनार्ड केन्स ने बताया था, याद आ रहा है? ठीक। एंड जी से ग्रोथ मॉडल, ठीक है। और लास्ट वाले जी से क्या है? जनरल प्राइस लेवल। वापस से करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है? यहाँ पे हम लोग वी स्टडी इन अग्रीगेट्स, हम यहाँ पे अग्रीगेट्स में स्टडी करते हैं। इनकम थ्योरी है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, डिमांड सप्लाई प्राइसेस सबकी साथ में एनालिसिस करते हैं। फिर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस है।
यहाँ पे हम लोग लंपिंग मेथड यूज करते हैं, पूरे लम्प्स की एक साथ स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी की, पूरे एग्रीगेट्स इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे है प्राइस थ्योरी नहीं है, प्राइस थ्योरी माइक्रो में था, कंफ्यूज मत हो ना बच्चे, यहाँ पे पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है जो कि मेनार्ड केन्स ने बताया था, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या बताया कि आप यहाँ पे पॉलिसीज बना सकते हो कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से हो, आप एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट कर सकते हो, और आप कंट्रोल कर सकते हो इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, ऑलराइट। और फिर हमने देखा ग्रोथ मॉडल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल, विच फोकसेज ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड रियल इन्वेस्टमेंट, और इसलिए इन्होंने फोकस किया है बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट किया है, फोकस किया है। एंड लास्ट में हमने देखा जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, पूरे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करना को भी तो माइक्रो बोलते हैं, ठीक। मैम एक बार क्विकली चैप्टर नंबर 1 फिर से रिवाइज करेंगे, चलो जी, क्विक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, लास्ट 5 मिनट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सर जो माइक्रो और मैक्रो की जो टर्म्स है वो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट ने बताए हैं। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिस्क ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933, इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, 1969 में। उसके बाद में इन्होंने कुछ मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया है हमारे इकोनॉमिक डेटा एंड थ्योरीज में। उसके बाद में ही वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडिविजुअल फर्म, ए भाई तुम इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हो क्या, तो ये माइक्रो है, और अगर तुम पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो, लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी कर रहे हो, तो वो मैक्रो है, ठीक है। फिर हमने हिस्टोरिकल रिव्यू देखा, और यहाँ पे हमने देखा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इट वाज डेवलप्ड फर्स्ट, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, जो इनका जो ओरिजिन है वो हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टाइम पे देख सकते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इसे पॉपुलराइज किया है। ही वाज नोन एज द रियल आर्किटेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का रियल आर्किटेक्ट भी बोला जाता है हम। एंड अदर इकोनॉमिक्स जैसे कि प्रोफेसर सैमुअल्सन, इन्होंने भी इनका डेवलपमेंट किया है। फिर हमने देखा था हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो के भी पहले था, मतलब 16-17 सेंचुरी से भी था। इट एग्जिस्ट इन द पास्ट इवन बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन 16-17 सेंचुरी हम लोग गवर्नमेंट को पॉलिसीज सजेस्ट करते थे, तो अब पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हो तो पूरे इंडिया लेवल पे सजेस्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आपने मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यूज की है, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच यूज किया है। फिर इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज कौन बता रहा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताएंगे, जैसे कि एडम स्मिथ जी, जे.एस. मिल, जिन्होंने डिस्कस किया है नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ पे डिस्कस किया है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इनका जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो इन्होंने माइक्रो के साथ में कंबाइन कर दिया, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। और उसके बाद में जो मेनार्ड केन्स है उन्होंने अपनी मेन बुक पब्लिश की है। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन 1930 में क्या हो गया था, तो वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया था, पूरे अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, जिसके कारण कई लोगों ने जॉब से हाथ धो दिया था, ठीक है, कई लोगों की जॉब चल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, और वहां की बैंक्स फेल हो गई थी, 50% ऑफ द बैंक्स फेल, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था वहां की इकोनॉमी में, तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट बुक का नाम क्या लिखा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, और बैंक्स फेल हो गई थी, तो इंटरेस्ट एंड मनी लर्न हो रहा है, ठीक। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करके, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच यूज करके केन्स ने हमें ये बताया कि हम किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एनालिसिस करें, और जो मेन क्रेडिट है मैक्रो इकोनॉमिक को के डेवलपमेंट का वो जाता है लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। उसके बाद में हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी डेफिनेशन देखी मॉरिस डॉब्की की, इट इज इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। फिर अच्छा, ये वाली लाइन आप लोग लिख सकते हो कि इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोफेसर बॉल्डिंग। स्कोप में हमने देखा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकाली जाती है, जिस प्राइस पे आप डिमांड करने के लिए रेडी, जिस प्राइस पे आप डिमांड करते हो मुझसे, अगर आप मुझसे ये पेन 10 रुपए में डिमांड करते हो और मैं 10 रुपए में आपको बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, तो इसे हम लोग बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यहाँ पे फैक्टर्स की प्राइस निकालना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड्स की प्राइस निकालना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट निकालना। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, पूरे इकोनॉमी का वेलफेयर, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन
एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर हमने देखा था बच्चे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमने देखा था आईपीएस मैम, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टकट देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें आईपीएस बनना है, इस तरह से एक कोड डेवलप किया था मैंने। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करने को, अगर आपको सीक्वेंस वाइज लर्न होता है बिना शॉर्टकट किए, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हम भूल जाएंगे, तो आप ये मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो। एग्जाम में आंसर लर्न हो जाए, प्रॉपरली प्रेजेंट हो जाए, मार्क्स अच्छे आ जाए, काम खत्म, ठीक। चलो जी, आई से क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, पी से प्राइस थ्योरी, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एस से लिमिटेड स्कोप लिमिटेड स्कोप, ठीक है। फिर है स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस की, अजम्पशंस क्या थे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब मैं ये पेन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, जब मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपकी इनकम, आपका टेस्ट, आपका हैबिट, फैशन, सारी बातें सेम हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरस पैरिबस भी बोला जाता है उसे। और लास्ट में हमने देखा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पे हमने ओलिगोपोली पर एक एक मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करना, जैसे कि ओलिगोपोली, मोनोपोली, पॉलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। फिर हमने देखा बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने आज से स्टार्ट किया कि इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो पूरे एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करता है, एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है, होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। इट डील्स विद द, पहले वापस से, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, इनकम, अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगा, अगर इनकम है तो मैं कुछ पैसे खर्चे करूंगी, कंज्यूम करूंगी, पैसे खर्चे करके आप गुड्स कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करने के बाद में पैसे खर्चे हो गए, फिर जो बचे हुए पैसे हैं वो टोटल सेविंग्स हो गई हमारी, सेविंग्स जैसे बड़ी हो गई, फिर हमने वो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा यूज करके हमने आउटपुट, प्रोडक्शन जनरेट करना शुरू कर दिया। दैट इट इज द स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, ऑफ लार्ज अग्रीगेट। एंड यहाँ पे हमने देखा प्रोफेसर कार्ल शार्पियो की डेफिनेशन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्कोप देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या देखा बच्चे की, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है तो कंजम्पशन फंक्शन, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इसे ही थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। फिर हमने देखा कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रवि का शेयर आपके नेशनल इनकम में कितना है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने आज देखा, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एस से क्या है, CGLPG2 है, ठीक है। CGS से क्या है, स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, पूरे अग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। इनकम थ्योरी है भाई, यहाँ पे इनकम थ्योरी, स्कोप में जो आपको दिख जाएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इनकम थ्योरी है ये। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, सारे वेरिएबल्स का यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, हम यहाँ पे लंपिंग मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्राइस थ्योरी नहीं बोलना, गलती मत करो यार, प्राइस थ्योरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ठीक है। अब प्राइस थ्योरी इजी है ना, तो बच्चों को वही याद आ जाता है, तो वो गलती मत करना। इट इज द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, जो कि मेनार्ड केन्स ने बताया कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, एंड इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल किस तरह से किया जाए। और लास्ट में हमने देखा ग्रोथ मॉडल एंड जनरल प्राइस लेवल। ग्रोथ मॉडल में हमने देखा मैनलोबिस ग्रोथ मॉडल, जिन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया है कि भाई अगर आपकी इकोनॉमी में जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और लास्ट में हमने देखा जनरल प्राइस लेवल कि आप हमारे इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल कितना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कितना है, ठीक है। ऑलराइट, तो हियर वी वर, पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश। आई होप बच्चे आपको चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ साथ लर्न हो गया होगा। एक बार ऑनेस्टली ये चैप्टर, ये नोट्स की प्रिंट निकालना, शांति से लर्न करना एक बार, और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आप 95% के ऊपर अचीव करें तो राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है बच्चे, ठीक है। ऑलराइट, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, हैप्पी स्टडीज।